साथियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आपको साझा किया गया जो सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है, वो क्वेश्चन 61 से और 90 तक उसका जो है हल आपको साझा किया जा रहा है। साथियों, ये परीक्षा उपयोगी रहेगा अत्यंत। तो एक एक प्रश्न का उत्तर हम लोग खोजेंगे। इसमें 61वां प्रश्न है कि योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का परीक्षण करता है। तो साथियों, जो योगात्मक समेटिव असेसमेंट होता है, वो केवल अंत में, यानी वर्ष के अंत में कितने बच्चे ने सीखा, वो कितना जो है उसके ज्ञान में अभिवृद्धि हुई, वो अंत में करता है। तो ये शुरू से अंत तक बिल्कुल नहीं होता है, यानी कथन ए बिल्कुल गलत है। आप योगात्मक आकलन किसी इकाई, शैक्षिक पाठ्यक्रम तथा शिक्षण की अवधि के अंत में केवल शिक्षार्थी द्वारा सीखने का मूल्यांकन कहा जाता है। तो अंत में जो साथियों होता है वो समेटिव असेसमेंट होता है, और ये कह रहा है कि शुरू से अंत तक, तो ये बिल्कुल कथन ए गलत है। दूसरा साथियों, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक जो आकलन होता है, वो रचनात्मक आकलन आप सभी जानते हैं कि वो जो सीखने की प्रक्रिया के दौरान, वो शुरू से अंत तक होता है। तो बी ऑप्शन भी ये आप देखिए गलत है, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन वो साथियों वो शुरू से अंत तक वो प्रक्रिया से जुड़ा होता है। इस प्रकार आप इस 61वें प्रश्न का उत्तर जो है तीसरा विकल्प रहेगा, जिसमें ए और बी दोनों ही गलत हैं। ए और बी दोनों ही साथियों गलत हैं, अर्थात तीसरे का उत्तर वो 61वें प्रश्न का उत्तर तीसरा विकल्प सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप साथियों जरूर लिख लें कि ये ये जो है ऐसी स्थिति जो होती है, उसमें जो योगात्मक आकलन है, वो अंत में जितना भी सीखा है उसका मूल्यांकन होता है, जबकि रचनात्मक आकलन में शुरू से अंत तक सीखने की प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन होता है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लें, क्योंकि बार बार इससे बहुत प्रश्न आते हैं। अब अगला 62वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। तो साथियों, आलोचनात्मक चिंतन पहले है क्या, कि आलोचनात्मक चिंतन जो होता है साथियों एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें किसी विषय, विचार या समस्या का गहन विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि विचार और निर्णय पूरी तरह से सटीक, संगत और विविधपूर्ण हो। तो यहाँ पर जो आप विकल्प देख रहे हैं कि पहला है ए, कि वे विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर इस मुद्दे पर कोई आलोचनात्मक मूल्यांकन संभव नहीं है, यहाँ पे चर्चा तो हो सकती है। फिर विकल्प बी है कि अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। यहाँ पर आप देखिए कि आलोचनात्मक मूल्यांकन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर विश्लेषण का अवसर मिल रहा है और अमेजन नदी से तुलना की जा रही है, और उसके बाद जो है विषय, विचार और समस्या का गहन विश्लेषण इसमें संभव है साथियों। तो यहाँ पर आप ये जो विकल्प आप देख रहे हैं बी, वो यहाँ पर आपको विश्लेषण करने का पर्याप्त अवसर मिल रहा है, क्योंकि ये कूट में साथियों उत्तर देना है। अगले उस पे हम लोग चलते हैं। अब आप इसको देखिए
कि ब्राजील एवं भारत की भू आकृति के बीच भेद। तो ब्राजील और अ, भारत की आकृति के बीच जो भेद है, तो ये तो भाई एक जियोग्राफिकल स्थिति है, इसमें कोई आलोचनात्मक मूल्यांकन जैसी बात संभव नहीं है, कोई आलोचना संभव नहीं हो सकती है। फिर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अ, हिमालय डी है, हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन। तो ये साथियों तथ्यात्मक है, इसमें केवल विशेषताओं का वर्णन होगा। फिर मुगल प्रशासन में जमींदार की भूमिका, तो ये तो भूमिका जो भी है तय वो आप कर देंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी में तो स्पष्ट है कि आलोचनात्मक मूल्यांकन का अवसर मिलता है। अब विकल्प में चूंकि ए भी साथ है, तो वे विभिन्न तरीके क्या है जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है। तो यहाँ पर आलोचनात्मक मूल्यांकन का कुछ अवसर साथियों मिल रहा है। तो विकल्प की दृष्टि से अगर आप देखें तो सर्वश्रेष्ठ वो आपको विकल्प दूसरा सही है, जिसमें ए और बी वो साथियों दोनों सही हो रहे हैं। बस आप आलोचनात्मक मूल्यांकन में ये समझिए कि एक मानसिक प्रक्रिया जिसमें विषय विचार या समस्या का गहन विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है और सटीक उस पे पहुंचा जाता है। तो यहाँ पर दो ए और बी बिंदु पर हमें आलोचनात्मक मूल्यांकन का पर्याप्त अवसर मिल रहा है साथियों, अर्थात तो हमारा जो विकल्प दो है वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे, जो 63वां प्रश्न है साथियों, उसको देखते हैं। और ये आपके सामने है 63वां प्रश्न कि खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करें। तो आप यहाँ पर जो खेतिहर मजदूर हैं, खेतिहर मजदूरों के समस्या क्या है कि उनको बहुत कम वेजेज मिलती हैं। उसका पहली बात तो ये है कि खेतिहर मजदूर वो भूमिहीन होते हैं, और अब वो बाध्य होते हैं कि किसी दूसरे यानी भूस्वामी की के खेतों पर कार्य करने के लिए। तो भूस्वामी अपने हिसाब से उसकी मजदूरी तय करता है, जहाँ यानी कोई इस पर कोई जो है लेबर स्टैंडर्ड तय नहीं है, और भूस्वामी एक प्रकार से शोषण करते हैं। तो एक है कि वे बाजार में मिल रही मजदूरी से संतुष्ट हैं। तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता, भाई कोई क्यों संतुष्ट होगा जो है। फिर दूसरा, वे कुशल नहीं होते हैं। तो ये भी पॉइंट नहीं है कि सभी जो है खेतिहर मजदूर कुशल नहीं है, ये भी संभव नहीं है। फिर तीसरा, वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं। ये बिल्कुल सही है कि भाई अब उनको नियमित अगर काम मिल रहा है, तो जो भू मालिक जिसके पास खेत है वही तय कर देगा कि उसकी वेजेस क्या होंगे। तो साथियों ये तीसरा विकल्प वो बिल्कुल सही है। आपको अब आगे बढ़ते हैं साथियों अगले पॉइंट की ओर। 64वां प्रश्न है, छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। तो छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए नंबर एक है इसमें साथियों, वो ये कि व्याख्यान के पक्ष में आलोचनात्मक सोच और चर्चा को कम करने से। तो ये तो बिल्कुल नहीं, भाई आलोचनात्मक सोच और चर्चा को कम कर देंगे तो फिर विषय का गहन अध्ययन या विचार विमर्श का अवसर ही नहीं मिलेगा। फिर दूसरा साथियों है कि प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को अगर शामिल कर लिया जाएगा, तो ये बिल्कुल सटीक बैठता है। किसी भी विषय को और अधिक आकर्षक और गतिविधियों पूर्ण गतिविधियों से युक्त किया जा सकता है, जब हम आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से, हम मल्टीमीडिया साधनों के माध्यम से एक उत्कृष्ट वो प्रदर्शन बच्चों के सामने रख पाएंगे। तो उससे बच्चे कहीं अधिक समझ पाएंगे। ये विकल्प साथियों
दूसरा विकल्प बिल्कुल आप ये मानिए कि ये विकल्प दूसरा जो है वो सही है। ये उत्तर आप इसे सही कर ले, ये उत्तर सही है दूसरा। अगला अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे और ये देखते हैं, निम्न का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चुनाव करें। पहला है कि विवरण चार्ट। तो विवरण चार्ट, साथियों विवरण चार्ट ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया में जो चार्ट बनते हैं वो विवरण चार्ट होते हैं, जिसमें हम विवरण देते हैं कि कब कौन सी ऐतिहासिक घटना कब हुई। तो इसका जो विवरण चार्ट है वो ऐतिहासिक विकास से जुड़ा होता है, जबकि संबंध चार्ट जो होता है वो कार्य कारण संबंधों को दर्शाता है। संबंध चार्ट आप लोग लिख लेंगे, ये बहुत पूछे जाते हैं। विवरण चार्ट में आप ऐतिहासिक विकास को दिखाएंगे और संबंध चार्ट में कार्य कारण संबंधों को दर्शाएंगे। और फ्लो चार्ट जो है एक प्रक्रिया के चरण होते हैं कि कैसे कोई भी कार्य किस स्टेप को पहले करेंगे, फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, फिर तीसरा स्टेप क्या होगा। तो वो फ्लो चार्ट में साथियों स्पष्ट किया जाता है। और सारणीकरण चार्ट, तो ये जो है मतलब टेबुलेशन चार्ट जो होगा, तो उसमें साथियों तालिका के रूप में डेटा दिए जाते हैं। तो अब वो तो क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखिए कि विवरण चार्ट जो है, यानी ए का 3 मिलान हो जाएगा और बी का संबंध चार्ट हो जाएगा, वो कार्य कारण संबंध को दिखाएगा। और सी का फ्लो चार्ट एक प्रक्रिया चरण हो जाएगा, यानी एक हो जाएगा। और डी का तीसरा हो सॉरी डी का डी सारणीकरण, हाँ, यानी दूसरा हो जाएगा। तो आप देखिए कि ए इसमें जो विकल्प आपका सटीक बैठ रहा है वो दूसरा साथियों सटीक बैठ रहा है, ए का तीसरा हो जाएगा। तो इसमें आप तीसरा मतलब दूसरा विकल्प सही करिए, ये दूसरा विकल्प। और इसको आप लिख लीजिए कि विवरण चार्ट जो होते हैं वो ऐतिहासिक विषय का उल्लेख करते हैं। संबंध चार्ट जो होते हैं वो कार्य कारण संबंधों को दर्शाते हैं। फ्लो चार्ट एक प्रक्रिया के चरण होते हैं। और सारणीकरण चार्ट जो है वो तालिका के रूप में डेटा को प्रदर्शित करते हैं। अगले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, और इसमें देखते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है। इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम को या जुडिशियरी को देखते हैं कि क्या दर्शाती है स्वतंत्रता। एक, अगर आवश्यकता हो तो न्यायपालिका विधायिका के दबाव में काम कर सकती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि न्यायपालिका वो जो है इंटरप्रिटेशन करती है, वो कानूनों का जो विधायिका बनाती है उन कानूनों का भी इंटरप्रिटेशन करती है। तो विधायिका के दबाव में अगर काम करेगी तो फिर उसकी स्वतंत्रता नहीं रहेगी साथियों। फिर अगला है कि विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यही सटीक है, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि कार्यपालिका के कार्यों और विधायिका के कानूनों दोनों का इंटरप्रिटेशन करने के लिए न्यायपालिका बनाई जाती है। तो ये दूसरा विकल्प साथियों सही है। तीसरा देख लेते हैं कि न्यायपालिका विधायिका को उपयुक्त कानून का ढांचा तैयार करने का निर्देश दे सकती है। तो यहाँ पर साथियों एक जो है चेक एंड बैलेंस थ्योरी होती है। विधायिका को न्यायपालिका कानून बनाने के लिए कोई निर्देश नहीं देती, बल्कि विधायिका चूंकि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उसमें होते हैं और वो जनता की आवश्यकताओं के अनुसार कानून बनाते हैं। तो इसमें न्यायपालिका कोई निर्देश नहीं दे सकती। फिर चौथा है कि न्यायपालिका कार्यपालिका को सही रूप से कानूनों को कार्यान्वित करने का निर्देश दे सकती है। तो ये कहीं हद तक तो सही हो सकता है, लेकिन चूंकि वो तो विधायिका के प्रति कार्यपालिका सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। यदि विधायिका के कानूनों को वो लागू नहीं करेगी कार्यपालिका,
तो संसद का जो निम्न सदन लोकसभा है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला करके कार्यपालिका को अपदस्थ कर देगी। तो यहाँ पर साथियों जो चेक एंड बैलेंस की थ्योरी है और थ्योरी ऑफ पावर सेपरेशन है, उसके क्रम में जो सटीक सबसे उत्तर है, यानी जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उसके क्रम में ये दूसरा सबसे सटीक उत्तर है कि वो साथियों विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक, तो अगले प्रश्न की ओर 60वां क्वेश्चन है 67th। ये है साथियों के सामाजिक विषय की प्रकृति के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है। तो सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में कूट में उत्तर देना है। तो आप निम्न में कौन सा कथन सही है। तो पहला है ए, सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है जो वाद विवाद और परिचर्चा को उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही है कि जो सोशल साइंस है दैट इज डायनेमिक सब्जेक्ट और इसमें जो है डिबेट एंड डिस्कशन अलाउड है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कोई प्राकृतिक विज्ञान तो है नहीं कि बिल्कुल तयशुदा व्यवस्था हो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री। इसमें जो है वाद विवाद और परिचर्चा को उत्पन्न करने का अवसर होता है। फिर अगला है कि सामाजिक विज्ञान में केवल व्यक्तिगत मानवीय संबंधों पर विचार किया जाता है, ना कि व्यक्तिगत कार्यों के लेखे जोखों पर विचार किया जाता है। तो ये तो गलत है, केवल व्यक्तिगत मानवीय संबंधों पर विचार नहीं किया जाता, बल्कि वो तो प्राकृतिक व्यवस्था को या भौगोलिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को, वो जो है राज्य व्यवस्था को, सभी पक्षों को लिया जाता है। तो यहाँ पर बी बिल्कुल नहीं हो सकता है, यहाँ कोई केवल व्यक्तिगत मुद्दे नहीं होते। फिर सी है कि सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर विषयी है जिसका केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है। ये बिल्कुल सही है, पॉइंट आप नोट भी कर लें। ये जो है इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब अंतर विषयी है कि सामाजिक विज्ञान में वो चीजें इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा, तो बहुत सारे बातें जो इकोनॉमिक्स की है वो भूगोल में भी आ जाएंगी और जो भूगोल की बातें वो इकोनॉमिक्स में आ जाएंगी। या जैसे इतिहास में है तो आप इतिहास में पढ़ते हैं कि भाई जो है ब्रिटिश काल में जो संवैधानिक विकास हुआ तो वो सिविक्स में भी आ जाता है। तो ये अंतर विषयी है, सी सही है। फिर डी देखते हैं, सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही संकुचित, बिल्कुल गलत है। तो सामाजिक विज्ञान तो अपार क्षेत्र वाला है। तो साथियों यहाँ पर जो दो विकल्प है ए और सी दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। अच्छा, ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं साथियों, वो आप जानते हैं, पहले तो ये समझ लें कि खुले छोर के प्रश्न होते हैं क्या है। नहीं, ऐसे प्रश्न जिसमें वो जो है यानी जो उत्तर प्रदाता है वो अपने विचार भी साथ में दे सकता है। जबकि जो बंद छोर के प्रश्न होते हैं वो बिल्कुल तथ्यात्मक होते हैं और कुछ ही शब्दों में उत्तर होता है, जो उत्तरदाता के अपनी राय कोई उसमें जुड़ नहीं सकती। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि ओपन एंडेड जो प्रश्न होते हैं उनकी प्रकृति ये होती है कि वो वर्णात्मक प्रकार के होते हैं और उत्तरदाता अपना यानी खुली राय दे सकता है, उत्तर का विस्तार कर सकता है और इसमें जो उत्तरदाता है वो विचार तर्क दृष्टिकोण को व्यक्त करने का अवसर उसको मिलता है। तो अब उसी के आधार पे हम इनके उत्तर देखते हैं। ए, केवल लेखन कौशल। तो साथियों यहाँ पर केवल लेखन कौशल इसमें कोई बात ही नहीं है। और फिर अंतर व्यक्तिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल की बात भी इसमें नहीं आएगी। यहाँ जो है देखिए सी और डी को देखिए आप।
सी है कि तार्किक चिंतन और एवं सृजनात्मक कौशल। तो बिल्कुल आता है इसमें कि जब हम ओपन एंडेड प्रश्नों के उत्तर देने का अवसर देते हैं तो तार्किक चिंतन और सृजनात्मक कौशल देने का अवसर आता है, और अनुप्रयोगात्मक एवं प्रस्तुति कौशल भी आता है। तो ये दोनों चीजें हैं कि वो जो अनुप्रयोग जीवन में कर चुका है उसका वो प्रस्तुत भी कर सकता है। तो इस प्रश्न का साथियों, 68वें प्रश्न का वो उत्तर तीसरा साथियों सही है। अगले उस पे हम लोग चलेंगे। 69वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्यविधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है। तो ये आरटीई एक्ट 2009, आप इसको साथियों विस्तृत तौर पे पढ़ भी लेंगे कि आरटीई एक्ट आखिर इसमें क्या क्या पक्ष शामिल हैं, ये जरूरी है। तो पहली बात तो ये है साथियों कि इसके बारे में हमने अपनी कक्षाओं में बताया भी है कि ये जब ये बात आई एक विवाद में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि ये जो जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में वर्णित है, वो जीवन का अधिकार वो पशुवत जीवन से नहीं बल्कि मानव गरिमा से युक्त जीवन से है, यानी लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी से है। और लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी कब होगी? जब व्यक्ति शिक्षित होगा। यानी ये बात सुप्रीम कोर्ट ने दबाव देकर के कहा कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए ये शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। इसी जो है डिसीजन को ध्यान में रखते हुए अंततः फिर संसद ने शिक्षा अधिकार अधिनियम शिक्षा अधिकार अधिनियम को पारित किया और उसको लागू किया। यहाँ और एक काम ये भी किया था कि 21A जोड़ करके 7वें मूलाधिकार के रूप में 2002 में पहले शिक्षा को मूलाधिकार बनाया, और उस शिक्षा के मूलाधिकार को लागू करने के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को पारित किया। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 आप याद रखेंगे, जिससे 21A में शिक्षा का मूलाधिकार बना, और इसको लागू करने के लिए कानून की जरूरत को पूरा करने हेतु वो आरटीई एक्ट 2009 आ गया। और उसी के क्रम में ये मामले आ रहे कि भाई वो जो है प्रत्येक व्यक्ति को योग्य शिक्षकों से ही शिक्षा प्राप्त करने का अवसर होना चाहिए। यही कारण है कि अब ये सी टेट टेट जैसी जो है बाध्यता भी लागू हो रही है। तो यहाँ पर साथियों अब इसको हल करते हैं कि इसका उत्तर खोजते हैं कि पहली बात तो ये है यहाँ पर कि ये भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का अनुमोदन करना। तो यहाँ बिल्कुल सही है कि भारतीय संविधान में जो प्रतिष्ठापित मूल्य हैं उनको रेटिफाइड ये करता अधिनियम, क्योंकि वो 21A में जो शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 आयु वर्ग को, उसे ही तो लागू कर रहा है। तो बिल्कुल बात सही है। फिर बी है परीक्षा में मुख्यतः योगात्मक आकलन को सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो ये कोई बात नहीं है। ये जो है समेटिव असेसमेंट जो होता है साथियों, वो तो अंत में वो बहुत समय से लिया जा रहा है परीक्षा है योगात्मक आकलन। तो ये बिल्कुल नहीं है, बी इसमें नहीं शामिल हो सकता। फिर सी है साथियों, अब विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास। तो आप देखिए न केवल शिक्षा बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य और बच्चों के स्वास्थ्य न केवल शिक्षा बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य और उनके पोषण पर भी ध्यान दिया जा रहा है शिक्षा के दौरान, ताकि उसकी शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण विकास हो। तो ये भी सही है। परीक्षाएं स्कूल परिसर में ही होती हैं। तो ये जो पक्ष है ये आप देख रहे हैं कि जो कम से कम 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को, तो ये जो है अधिनियम के अंतर्गत ये स्कूल में ही परीक्षाएं होती है।
यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो तीसरा विकल्प सबसे सटीक सही हो रहा है। तीसरा विकल्प साथियों, आप इसको सटीक मानिए और अब अगले उस पे हम लोग चलते हैं। अगला 17वां क्वेश्चन है साथियों, इसमें कथन और कारण दिए गए हैं और 17वें प्रश्न में कथन ये है कि लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं और चुनौतियां जैसे व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच विवाद। तो साथियों, यहाँ पर ये जो पक्ष है ये बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों के समकालीन चुनौतियां हैं और वो चुनौतियां कैसी हैं कि वो जो है ये लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों के समकालीन चुनौतियां हैं जैसे व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच भेद विवाद। तो व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच विवाद इसमें है कि कथन ए और बी को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चुनाव करिए। तो यहाँ व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच विवाद ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है। इसके बाद है दूसरा, सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर साथियों ये तो बिल्कुल गलत है कि विवाद समाधान उपागम लाने की कोई जरूरत ही नहीं है कि लोकतंत्र तो निर्विवाद चलने वाली चीज है जहां पर जो है बहुमत को सम्मान दिया जाता है। तो साथियों, अब तक जितनी भी खोजी गई शासन प्रणालियां हैं उनमें श्रेष्ठ है। तो इस दृष्टि से विकल्प बी तो बिल्कुल वो जो है, आप देखिए कि इसमें ये विकल्प बी सामाजिक विज्ञान की कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जो है भाई, इस प्रश्न के उत्तर आप लोग स्वयं जो है अपना वो करिए। मेरे संदर्भ में मैं इसको स्किप करता हूँ और आगे मैं थोड़ा विचार करके इसका उत्तर दूंगा। अब इसके बाद जो है 71वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्धारित करता है। तो भारतीय संविधान साथियों निर्धारित करता है वो, इसमें विकल्प है पहला, एक सामाजिक आंदोलनों में उन लोगों जो सरकार को चुनौती देना चाहते हैं की भागीदारी के लिए नियम। अच्छा ठीक है, सामाजिक आंदोलन में उन लोगों जो सरकार को चुनौती देना चाहते हैं कि भागीदारी के नियम। तो ऐसा कोई जो शासन को चुनौती दे साथियों, तो उसमें कोई भागीदारी के नियम का कोई उल्लेख संविधान में नहीं है। दूसरा है साथियों कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ। तो साथियों ये एनसीएफ तो एनईपी के बाद वो आती है। भाई एनईपी जो होती है हमारी, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें किसी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए नियम कानूनों का उल्लेख होता है। और जो एनसीएफ होता है वो कि उन नियमों और कानूनों को कैसे लागू करेंगे और कैसे जो उद्देश्य नीति में निहित हैं वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के माध्यम से लागू कर। तो ये भी साथियों संविधान में कोई इसका उल्लेख नहीं होता है। वो तो हमारे यहाँ जो 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां आई हैं उनके बाद वो एनसीएफ पाता है, आप जानते हैं। फिर तीसरा है कि बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना चाहिए, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। और धार्मिक संस्थानों की संरचना, तो धार्मिक संस्थानों की संरचना नहीं है साथियों,
बल्कि भाई धार्मिक स्वतंत्रता तो जरूर है, वो 25 से वो 28 तक है वहां पर, लेकिन धर्म चूंकि भारतीय संविधान ये मानता है कि वो धर्म व्यक्तिगत मामला है, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो वो धार्मिक संस्थाओं की संरचना संबंधी कोई मामला अपने में शामिल नहीं करता है। केवल आप तीसरा विकल्प सही करिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में वो बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना चाहिए। तो अब अगले उस पे हम लोग चलते हैं। 72वां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना का उद्देश्य उपार्जित करना है। ये क्या, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया वाज टू अचीव। तो अच्छा, क्या अचीव करना है देखते हैं। ए सहभागिता द्वारा शासन। तो साथियों, सहभागिता द्वारा शासन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो है पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की बात है ये। और आपको कल मैं बता रहा था कि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। और जैसे वहां पर गांव स्तर पर जो ग्रास रूट लेवल पर जो ग्राम सभा होती है, वो विधायी पक्ष का ही नेतृत्व करती है। तो एक तो बिल्कुल सही है, ए सही है। और दूसरा सांस्कृतिक एकरूपता, ये तो गलत है, क्योंकि सांस्कृतिक एकरूपता लाना है कोई पक्ष ही नहीं है। भाई हमारी तो जो है एक जो यूनिटी एमंग डाइवर्सिटी हमारी ताकत है, तो ये लाना कोई जरूर नहीं। फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो इसका उद्देश्य ही है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पावर डिसेंट्रलाइज होकर के वो स्थानीय स्तर तक चला जाए, ये उद्देश्य जरूर है। तो सहभागिता द्वारा शासन है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, अर्थात साथियों विकल्प ए सही है। आप विकल्प ए सही है पूरी तरीके से। 72वें क्वेश्चन का विकल्प ए सही है, यानी ए सी, वो सहभागिता द्वारा शासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त हैं। तो ये साथियों प्रश्न जो हमारा है 73वां की, वो मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त है। पहली बात तो ये कि इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, तो जूनियर स्तर में बिल्कुल सही है कि महात्मा जी ने जो सत्य और अहिंसा पर आधारित अपना सत्याग्रह आंदोलन चलाया, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन है, ये तो विषय वस्तु में शामिल ही है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो। फिर भारत का आर्थिक विकास, तो साथियों भारत का जो आर्थिक विकास है वो थोड़ा उच्च स्तर के कक्षाओं में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, वो जो है जूनियर स्तर के बच्चों के लिए उतना उपयोगी साथियों वो साबित नहीं होगा। फिर वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति, तो ये साथियों ये तो सामाजिक विषय है, तो मतलब ये ए और सी तो उपयुक्त लग रहे हैं, लेकिन ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है, ये थोड़ा इकोनॉमिक्स का विषय वस्तु है। और इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु आप जानते हैं कि वो हाई स्कूल या इंटर से ये चीजें प्रारंभ होती है, जहाँ पे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का अध्ययन करते हैं। और इसी तरीके से जो डेमोग्राफिक थ्योरी है, डेमोग्राफिक थ्योरी है, वो भी उच्च कक्षाओं की विषय वस्तु है। तो यहाँ पर साथियों मेरी दृष्टि में ये ए और सी, ए और सी साथियों सबसे उपयुक्त रहेगा, अर्थात विकल्प इस प्रश्न का दूसरा सही है। अगले उस पे चलते हैं। अगला 74वां प्रश्न है साथियों कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो यहाँ पर साथियों किस प्रकार जो है सामाजिक मूल्यों को वो विकसित कर सकता है, तो इसमें देखते हैं कूट में उत्तर देना है। तो ये पहला तो ये है कि अनुशासन के भाव का विकास करके,
तो ये तो एक सामाजिक मूल्य बेहतर है ही है कि जो स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन है वो डेवलप करना एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि विद्यार्थियों में ये भाव पैदा करे कि वो समय से विद्यालय आए और विद्यालय नियमित आए और विद्यालय में बच्चे पूर्ण मनोयोग से ज्ञानार्जन करें। तो ये तो पॉइंट है ही है। अगले दूसरा है साथियों, स्कूल और कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके। तो यहाँ पर तो बिल्कुल ये भागीदारी है कि शिक्षक जो है वो, चूंकि बच्चे अपने शिक्षकों से बेहतरी से सीखते हैं, उसका जो व्यक्तित्व होता है वो भी बच्चों पर बहुत प्रभावी होता है। इसलिए वो शिक्षक जब उचित व्यवहार करेगा तो निश्चित रूप से बच्चे पर इसका प्रभाव पड़ेगा। फिर तीसरा, विद्यार्थियों को व्यावसायिक फ़िल्म देखने के लिए कहना, तो ये कोई बात नहीं है। अनुशासन सिखाने के लिए व्यावसायिक फ़िल्म दिखाने का कोई मुद्दा ही नहीं है, तो ये विकल्प छोड़ दीजिए। और चौथा है, कक्षा स्कूल परिवेश में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना। तो उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्य अगर वो जो है सिखाए जाएंगे तो निश्चित रूप से वो भविष्य का जो है बेहतर भारत का नागरिक बनेगा। तो इस दृष्टि से ये 74वें का चौथा विकल्प साथियों बिल्कुल सही है। अगले हम उसमें चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार पाने निपटने हेतु उपयुक्त है। तो ये इसको हम लोग देखेंगे कि कौन सी विधियां वो जो है उपयुक्त हैं। पहले तो विशिष्ट से सामान्य तक। तो ये तो बिल्कुल सही है कि भाई हम ऐसा कुछ करें कि विशिष्ट से सामान्य तक जो विधि होती है मित्रों, इसमें विभिन्न पहलुओं को सरलता से समझने में मदद होती है और छात्रों को बुनियादी आवश्यकताओं को समझने में सहायता करती है। तो इसमें जो है विशिष्ट पहले कोई स्पेसिफिक चीज ली जाती है और फिर जनरलाइज कर दिया जाता, तो ये सही है। फिर इसमें साथियों दूसरा विकल्प देखते हैं, बी जटिल से सामान्य। तो ये तो उल्टा है, जटिल चीज पहले नहीं ली जानी चाहिए, बी विकल्प बिल्कुल नहीं होगा। फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन, ये अच्छी चीज है कि भाई बच्चा ज्ञात जिससे है कि जब हम कोई चीज पढ़ाने चलते हैं तो पहले हम उसके ज्ञान स्तर को देखते हैं फिर नया ज्ञान जोड़ते हैं। और फिर डी विश्लेषण से संश्लेषण तक। तो ये सब जो हमने शिक्षण विधियां साथियों 12 एक वीडियो हमने बनाया था शिक्षण विधियों का, तो उसमें विश्लेषण विधि संश्लेषण विधि जो आपको बताया गया था वो वही सब इसमें दी गई हैं। जो जटिल से सामान्य तक वाला कोई विधि नहीं है, बी हटा दो। बाकी आप देखिए ये चौथा विकल्प बिल्कुल सटीक रूप से बैठता है। आप शिक्षण विधियों का जो वीडियो है एक बार उसको जो है पुनः सुन लें तो ये प्रश्न ऑटोमेटिक आप हल कर लेंगे। 76वां प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंदात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है। द्वंदात्मक उपागम यानी डायलेक्टियल अप्रोच। डायलेक्टियल अप्रोच आप जानते हैं, इसको आप पहले समझने का प्रयास करें कि द्वंदात्मक उपागम शिक्षण विधि, उसमें क्या होता है, संवाद करने का अवसर होता है दोनों, यानी जो है शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संवाद और परस्पर शिक्षार्थियों के बीच संवाद, तर्क और वितर्क, ये विचार विमर्श वो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच होता है। तो डायलेक्टियल मेथड आप जानते हैं, ये संवाद विधि जो शिक्षण की है वो सर्वप्रथम सुकरात ने दिया था, यूनान के चिंतक। उन्होंने न्याय के नियमों की खोज के लिए यही अप्रोच अपनाई थी, डायलेक्टियल अप्रोच यानी द्वंदात्मक उपागम या संवादात्मक उपागम को अपनाया था। अब इसमें क्या तात्पर्य है वही तुरंत मिल जाएगा। आप देखिए, एक विद्यार्थियों की भूगोल की समझ को समृद्ध बनाने हेतु मानचित्र और एटलसों का प्रयोग करना। तो ये तो कोई बात नहीं, यहाँ कोई डायलेक्टियल बात आ नहीं रही। दूसरा है ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता
का प्रयोग करना, बिल्कुल यही उत्तर है साथियों। तो आप वो जो है शिक्षण विधियों में, शायद हमने 12 में ये डायलेक्टियल शिक्षा विधि को नहीं दिया है, तो आप लोग इसको जो है लिख ले चाहे। ये जो यूनान के चिंतक थे सुकरात, उन्होंने ये संवाद विधि या डायलेक्टियल अप्रोच को अपनाया था न्याय की नियमों की खोज के लिए। इसमें क्या होता है, शिक्षक शिक्षार्थी के बीच तर्क वितर्क विचार विमर्श करने का अवसर दिया जाता है, वार्ता करने का अवसर पर्याप्त दिया जाता है। तो साथियों, अब 77वें प्रश्न की ओर चलते हैं। कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं? यानी जहां पर आप जो है क्रिटिकल थिंकिंग कर सके और एनालिसिस कर सके। तो अब आप देखो स्पष्ट हो जाएगा कि वो जो है क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस कहाँ आप कर सकते हैं, बिल्कुल पकड़ में आ जाएगी बात। तो यहाँ पर साथियों 77वें प्रश्न में कि पहली बात तो है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को साथियों क्या कहा जाता है? ये तो तथ्यात्मक है, यहाँ पे न तो अन्वेषण कोई कर सकता है। भाई दक्षिणी, सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है, तो बस शिवालिक को उत्तर हमने दे दिया। तो यहाँ पर कोई भी एनालिसिस नहीं है और ना ही कोई एनालिटिकल थिंकिंग है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग भी नहीं, ना ही एनालिसिस है। फिर क्या सूर्य एक तारा है और क्यों? यहाँ पर देखो अवसर मिल रहा है साथियों कि भाई सूर्य एक तारा है और क्यों? क्योंकि भाई इसका अपना प्रकाश है, ये एक इसकी निश्चित आयु है, ये एक आयु यानी वो 10⁻11 ईयर्स बाद समाप्त हो जाएगा। वो तारों की प्रकृति होती भी यही है, क्योंकि जिस दर से वो जो है ऊर्जा विकृत कर रहा है, वर्तमान में लगभग इसका द्रव्यमान 10⁻31 किलोग्राम है, और जिस दर से ये ऊर्जा साथियों विकृत कर रहा है, E बराबर mc² से गणना की गई है, और भौतिकी में गणना बिल्कुल स्पष्ट है कि 10⁻11 ईयर्स बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों एनालिसिस का पूरा अवसर मिल रहा है। बस यही, ये बी है। अच्छा, तो कूट में उत्तर है, अगला भी देखते हैं। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? तो साथियों अब यहाँ पर भी आलोचनात्मक और अन्वेषणात्मक चिंतन का अवसर मिलता है। तो आप जानते हो कि जो लैंडेड पार्ट है, सॉरी उत्तरी मैदान, तो उत्तरी मैदान जो है साथियों गंगा यमुना और जो है सिंध नदियों का दोआब क्षेत्र है। ये जो है यहाँ पे सघन जनसंख्या है, और इसका सघनता का कारण ये है कि यहाँ पे मानव के लिए, मानव जीवन के लिए सबसे अनुकूल है। तो यहाँ पर देखो ये एनालिसिस का अवसर मिल रहा है। जबकि पाक जल संधि यानी पाक स्ट्रेट किन दो देशों के बीच में, तो तथ्यात्मक है कि जो है पाक जलडमरू मध्य, वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो यहाँ पर ए और डी में तो तथ्यात्मक है, लेकिन बी और सी साथियों वहां पर आप देख रहे हैं एनालिसिस का पूरा अवसर मिल रहा है, अर्थात विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प सही है। अगले उस पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है 78वां। छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं क्योंकि? तो इसको देखिए, अगले जो है प्रश्न को आप, कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, छोटी कार्यशालाएं हैं और कारखाने, उसमें आप देखते हैं पहली बात तो राज्य ने पहले ही श्रमिकों के लाभ का ख्याल इसमें रखा है। तो ये कोई मुद्दा नहीं है इसमें कि राज्य ने पहले ही श्रमिकों के लाभ का ख्याल रखा है। फिर इसके बाद भी उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है। तो ये तो सही है कि छोटे कारखाने या छोटी जो है फैक्ट्री है जिसमें, तो उन्हें जब चाहते हैं वो मालिक उन्हें बिना नोटिस के निकाल सकता है। तो इसमें दूसरा है, उनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं होते,
तो ये कोई बात नहीं है, बिल्कुल सटीकता से नहीं लागू होता कि इस समय तो शिक्षित बेरोजगारी अधिक है। अनेक शिक्षित व्यक्ति वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं और हाईली क्वालिफाइड होने के कारण वो जो है अ, आप देखेंगे कि वो ऐसे कारखानों में भी काम करते हैं, उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए बी और डी बिल्कुल इस प्रश्न का सटीक उत्तर है कि उन्हें बिना भाई नोटिस के निकाला जा सकता है। छोटे कारखानों की प्रकृति ऐसी होती ही है और उन्हें न्यूनतम वेतन दे दो तो वो भी चलता है, क्योंकि वहाँ पे लेबर स्टैंडर्ड प्राय वो लागू नहीं है। अगले प्रश्न की ओर साथियों चलते हैं और यहाँ पर देखिए नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए। तो बिल्कुल सही, आपको मैं बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने रंग भेद के विरुद्ध गांधीवादी सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। आप जानते हैं महात्मा जी 1893 में जब वहां गए थे मोहम्मद ओबेदुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका, और वहां पर उन्होंने रंगभेद के नीति के विरुद्ध अपने जीवन का पहला सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। और बाद में नेल्सन मंडेला वो महान गांधीवादी बने और उन्होंने गांधीवादी नीति का अनुपालन करते हुए ये कार्य किया था। और ये साथियों यहाँ पर जो विकल्प दूसरा है रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। बाद में आप जानते हैं कि ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने और इन्हें जो है विश्व में ख्याति प्राप्त है एक गांधीवादी नेता के रूप में। साथियों अब हम 80वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो हमने बहुत व्याख्या की है तो आसानी से आप लगा लिए होंगे। एक ग्राम सभा के सचिव का कार्य ग्राम सभा की बैठक और उसमें हुई चर्चा व निर्णयों को रिकॉर्ड रखना। तो ये तो सही है कि जो सेक्रेटरी का कार्य होता है वो ग्राम सभा की बैठक और उसमें हुई चर्चा का और चर्चा और निर्णयों का रिकॉर्ड वो रखता है। हालांकि आप जानते हैं कि गांव स्तर पर ग्राम सभा की बैठकें होती ही नहीं है, वो प्रधान ही समझो, यानी औपचारिकता और वास्तविकता में बड़ा भेद है। जबकि ये संविधान में जो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा वो व्यवस्था दी गई है उसमें ये कहा गया है कि कम से कम 2 बैठकें वो एक वर्ष में अनिवार्य रूप से होंगी। जैसे संसद में है ना कि 2 बैठकों के बीच 6 महीने से अधिक समय नहीं हो सकता, वैसे ही इसमें भी है, लेकिन वो होती नहीं। दूसरी बात, ग्राम सभा आप जानते हैं कि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, क्योंकि जो ग्राम पंचायत होती उसके जितने भी मतदाता हैं 18 या उससे अधिक आयु के, वही ग्राम सभा के सदस्य होते, वो अपना प्रतिनिधि नहीं भेजते। तो ये पॉइंट आप लिख लेंगे। फिर दूसरा है ग्राम पंचायत के कार्य को ग्राम सभा से स्वीकृति लेनी पड़ती है। ये भी सही है, क्योंकि ग्राम पंचायत जो होती है साथियों वो एक कार्यपालिक संस्था होती है, यानी वो कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि ग्राम सभा वो जो है विधायिका का। अब तीसरा है ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, बिल्कुल गलत है। उसके आप जानते हो सेक्रेटरी जो है एक परीक्षा द्वारा नियुक्त होता है, उसका चयन होता है, वो एक वेतन भोगी कर्मचारी होता है। 81वां क्वेश्चन है साथियों, इसका देखते हैं। 81वां क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा? तो ये 21वीं यानी जो ऑनगोइंग सेंचुरी है 21st सेंचुरी, उसमें आधुनिक आदिवासी इतिहास में जो सबसे ज्यादा कवर कर रहा है वो आप देखिए जो हमारा पूर्वी भारत है वहाँ के जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वहाँ आदिवासियों में ईसाई धर्म का बड़ा प्रसार हुआ है
उस ओर आकर्षित हुए आदिवासी। तो साथियों ये तीसरा उत्तर इसका बिल्कुल सही है। अब अगला 82वां क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़िए और इसमें दिया है कि 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी थी। बिल्कुल सही, मंजूरी इसमें दी थी। वो आपको मैं बता दूं कि ये तो लोक प्रतिनिधित्व का चुटकी भर समावेश 1861 के अधिनियम में ही आ गया था और फिर 1893 में थोड़ा बढ़ाया गया था। 1909 में तो ये जो है आंशिक निर्वाचन और मनोनयन की व्यवस्था कर दी गई थी। और लेकिन यहाँ पर सबसे जो अंग्रेजों ने सबसे घृणित कार्य किया था वो ये मिंटो मार्ले सुधार कहा जाता है साथियों। और इसमें वो पहली बार मुस्लिम्स को वो जो है पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया था विधायिकाओं में, जिससे भारत में संप्रदायवाद का बीजारोपण हुआ। और वही संप्रदायवाद जब पुष्पित पल्लवित हुआ तो वो जो है 3 जून 1947 को वो देश के दुखद विभाजन के रूप में दिखा। तो ये साथियों बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। और इसमें दूसरा बी है, बी को पढ़ लेते हैं। इसमें कौन सा, तो बी है कि 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो ये गलत है। इसमें सभी वयस्कों को नहीं दिया गया था, बल्कि जो एक निश्चित स्तर तक शिक्षित हो, आय कर देते हो, लगान देते हो, उनको लिया गया था साथियों। जो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार जिसमें महिला मताधिकार भी दे दिया गया था, वो 1919 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में है, वो 10 वर्ष बाद दिया गया था, 1919। आप नोट कर लेंगे। तो इसमें साथियों 82वें का ये दूसरा विकल्प एकदम सटीक सही है। अब इसके बाद जो है अगले उत्तर की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। देखिए फिर बात आ गई सामाजिक विज्ञान में, वही क्रिटिकल थिंकिंग। सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है क्योंकि, अब इसमें कूट में उत्तर देना है तो एक से अधिक विकल्प हो सकते हैं, इसमें देखते हैं। तो इसमें पहला है साथियों कि एक छात्र को परीक्षा पास करने में मदद करती है। अरे अच्छा, या छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद करती है। तो ये बात तो कोई भाई सटीकता इसमें बिल्कुल नहीं है कि ये छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद करे तो हम इसको समालोचनात्मक मूल्यांकन में ले लें। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता। फिर बी, या छात्रों को सही उत्तर का अनुमान लगाने की अनुमति देती है। तो यहाँ पर अनुमान लगाने वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। फिर सी है, या छात्रों को अधिक आसानी से जानकारी याद रखने में मदद करती, ये भी कोई बात नहीं है। या छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती, ये बिल्कुल सही है। हाई लेवल थिंकिंग के लिए तैयार करती है। जो समालोचनात्मक मूल्यांकन में तो आपको हमने पहले ही बताया कि इसमें विषय वस्तु का पर विचार विमर्श, सटीकता, ये सब चीजें आती है। और ई, या समस्या समाधान करने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। अर्थात आप इसमें विकल्प ए सटीक सही है, आपको इसको चुन लेंगे। अगले हम उस पे चलते हैं साथियों, 84वां 84वां प्रश्न है कि भारतीय राज्यों के शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियां उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी है। कि निर्धनता की प्रवृत्तियों की तुलना साथियों करना है तो उसमें कौन सी सबसे अच्छी रहेगी। तो ये क्या है, एक पहला है ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग की कोई बातें नहीं यहाँ पर को, तो बहुत ज्यादा जो है ब्रेन से मतलब भी नहीं। फिर दूसरा क्षेत्र भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण तो हो सकता है, फील्ड ट्रिप है। फिर वाद विवाद की कोई जरूरत ही नहीं। यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी डेटा एनालिसिस, ये सबसे सटीक है साथियों। यहाँ पर
जो है अध्ययन करना है तुलनात्मक, तो वहां पर हमको डेटा कलेक्ट करना होगा, और जो ये डेटा होते हैं उनके आधार पर ही हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि भारत के राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में जो वो गरीबी की प्रवृत्तियां हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। अगला साथियों 85वां प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं। संज्ञानात्मक, निम्नलिखित में कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव जो पावर्स होती हैं उनको साथियों आंकते हैं। तो यहाँ पर साथियों देखते हैं, पहला तो ए पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, साक्ष्यों सहित कथन की जांच करिए। तो बिल्कुल सही है, पोषण अभियान से जुड़ा है भाई। इसमें क्या होगा कि जब जो है स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा, तभी उनमें कॉग्निटिव क्षमता आएगी। फिर 2 शताब्दियों के भारत में औपनिवेशिक शासन ने भारत को अनिवार्य सामाजिक परिवर्तनों की स्थिति में छोड़ दिया। क्या इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। तो ये भी बिल्कुल सही है कि उसने वास्तव में वो औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना था, न कि भारतीयों की प्रगति। तो ए और बी साथियों विकल्प सबसे महत्वपूर्ण है। और अगले उस पे हम लोग चलेंगे। 86वां प्रश्न है, शिक्षिका ने अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूहों में विभाजित करके जल के स्रोत के नाम लिखने को दिया, और उसके बाद प्रत्येक समूह से जल के स्रोतों पर चर्चा करती है। पाठ योजना के उपागम के तहत वह निम्न में कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी? 5E उपागम जो होता है उसके तहत है साथियों। तो ये 5E उपागम में क्या होता है, आप इसको लिख लीजिए। 5E उपागम होता है कि भाई इंगेजमेंट और एक्सप्लोर, एक्सप्लेन और इलेक्ट्रेट और एवेलुएट, ये 5 स्टेप होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे पहले है कि गतिविधियों में रुचि बढ़ाना। तो पहला स्टेप आप देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट एज ए 5E अप्रोच। तो 5E अप्रोच में संलग्न करना, यही जो पहला है साथियों, ये 5E स्टेप आप नोट कर लेंगे। इसमें जो है इंगेजमेंट है पहला, फिर एक्सप्लोर है, और फिर जो है तीसरा है एक्सप्लेन करना, और इलेक्ट्रीट करना ये चौथा है, और अंत में जो है एवेलुएट, यानी एक्सप्लेन एवेलुएट क्रम आप लिख लीजिए। पहले इंगेज है, फिर दूसरा एक्सप्लोर है, फिर तीसरा एक्सप्लेन है, और चौथा इलेक्ट्रेट है, और अंत में है साथियों एवेलुएट। यानी ये जब लेकर के चलेंगे तो ये 5E उपागम वो साथियों पूर्ण होगा। तो पहला इसमें 5E उपागम का पहला ही स्टेप वो इंगेजमेंट है। अब इसके बाद साथियों 87 प्रश्न है इसमें कि एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकाय के कामकाज को समझे। निम्नलिखित में कौन सा आंकड़े संग्रहण का स्रोत प्रत्यक्ष और प्रमाणिक जानकारी प्रदान कर सकता है? तो इसमें भाई पाठ्य पुस्तक तो ऐसा कुछ नहीं दे सकती है। फिर अखबारी लेख, ये भी कोई नहीं संभव है। अध्ययन यात्रा, ये अध्ययन यात्रा जीवनी तो नहीं कर सकती, लेकिन अध्ययन यात्रा की भाई ग्राम पंचायत में वो शिक्षिका बच्चों को ले गई, घुमाया और दिखाया कि देखो ये नाली, खरंजे और जल आपूर्ति की व्यवस्था पंचायत ने की है। और यहाँ पर देखिए पंचायत भवन में जो भी धन आया था इस वर्ष, वो किन किन मदों में खर्च हुआ है इसका विवरण दिया गया है। ये सब कुछ वो अध्ययन यात्रा के द्वारा दिखा सकती है।
अगला 88वां प्रश्न है साथियों। 88वां प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। इसमें एक धारणा की विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी चीजों से निपटने में सक्षम नहीं है, यह दर्शाती है। तो रूढ़िबद्ध धारणा साथियों, ये जो पुरानी जितनी इनको रूढ़िबद्धता कहते हैं, बहुत बार प्रश्न आया है, ये जो है आप बिल्कुल याद रखिए कि जैसे ये कोई कह दे कि भाई लड़कियां प्राय गणित में कमजोर होती, तो ये रूढ़िबद्ध अवधारणा है। अब ऐसा वो नहीं है कि इसको हम जनरलाइज वे में लागू करें, अर्थात ये साथियों दूसरा विकल्प ही सही है। दूसरा विकल्प सही है। अब अगले 89 प्रश्न पे चलते हैं। एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों को किस कौशल को पहले विकसित किया जाना चाहिए? तो साथियों, क्षेत्रीय भ्रमण करने से पूर्व उनमें कौन सा, भाई क्षेत्रीय भ्रमण हम कराते हैं कि वहां पर बच्चे वो देख के आएंगे, कुछ समझ के आएंगे, अवलोकन करेंगे जाके। तो एक है कि तर्क कौशल, तो तर्क कौशल की कोई यहाँ सीधे जरूरत नहीं है, तर्क कौशल होना चाहिए। विश्लेषण कौशल, इसमें भी कोई सीधे, लेकिन अवलोकन कौशल कि जब वो जाए तो वहां खाली इधर उधर घूमने में नहीं रहे, बल्कि वहां पर अगर उनको जो है इमामबाड़ा अगर लखनऊ का आप शैक्षिक भ्रमण में दिखाते हैं तो साथ में वहां देखें, वहां के ऐतिहासिक विवरण को देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर 90वां क्वेश्चन है कि रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा में कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते। बच्चों को इसमें सक्षम बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए साथियों, अब रोहित को क्या करना चाहिए? तो एक प्रायोगिक अनुसंधान, फिर केस अध्ययन, और फिर 3 अनुभविक अनुसंधान। यहाँ पर साथियों क्रियात्मक एक्शन रिफ्रेश अगर हो तो बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। विकल्प चौथा बिल्कुल सही है साथियों। आज ये कक्षा अब साथियों संपन्न होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न बहुत उपयोगी साथियों साबित होंगे। आप लोग जो है इस तरीके से धीरे धीरे ज्ञानवर्धन करते जाइए और निश्चित रूप से आपका चयन होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।